हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सो होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जीकेपी कांस्टेबल कोर्स और उसमें हमारे पास जो आपका जीके पोर्शन है वो ऑलमोस्ट आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले लास्ट वीडियो उसके बाद बचेगा हमारे पास, वो है फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और उसके पहले जो आज का वीडियो रहेगा वो इंडियन फॉरेन ट्रेड। काफ़ी बच्चे इस पर डिमांड कर रहे थे, सर ये वीडियो लाओ। आज हम इस पर सारा जितना भी मटेरियल है वो कंपाइल किया और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे इस पर। जो भी इस चैनल पे नया है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, इससे हमें एक मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाते हैं। उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक पेड कोर्स नहीं ज्वाइन किया था, जहाँ पे सारी कंपाइल्ड पीडीएफ जो होंगी डिफरेंट सेक्शंस की, वहाँ पे सारी कंपाइल की हुई इनके सारे नोट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। उसके लिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ से आप पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक रहेगा वो इंडियन फॉरेन ट्रेड है। लेक्चर 25 रहेगा ये। देखो, इंडियन फॉरेन ट्रेड की बात करेंगे। इंडियन मतलब इंडिया कंट्री, फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो तिजारत रहेगी वो कैसी रहती है, यही टॉपिक आपका इंडियन फॉरेन ट्रेड। थोड़ा सा समझना इस टॉपिक को। इंडियन फॉरेन ट्रेड का मतलब है इंडिया जो है जब वो ट्रेड करता है डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, वो सारा कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। और कौन से फैक्ट्स रहेंगे वो चीज़ें भी यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले आपको ट्रेड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ट्रेड क्या होता है, देखो बिजनेस के टर्म में देखा जाए तो ट्रेड एक वॉलेंटरली, मतलब आप जहाँ खुद वहाँ पे कुछ गुड्स होंगी या सर्विसेज होंगी, उनका एक्सचेंज होता है डिफरेंट जो एक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, चाहे वो पीपल्स की बात करेंगे या लोग होते हैं या कंपनीज होती हैं या दूसरी कोई एंटिटीज़ होंगी, उसमें गुड्स का एक दूसरे से एक्सचेंज होना या सर्विसेज का एक दूसरे से एक्सचेंज। गुड्स का मतलब है कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो आप देखते हो, मान के चलते हैं जैसे दो कंपनीज हैं वो एक दूसरे के साथ गुड्स एक्सचेंज करती हैं। वो एक कंपनी एक को स्टील प्रोवाइड करती है, दूसरी कंपनी को गुड्स प्रोवाइड करती है, या फिर एक कंपनी एक से स्टील लेती है, उसको पैसा देती है। दिस इज़ कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कोई फॉरेन कंट्री में क्या होता है कि वहाँ से कोई कंपनी आई, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो वहाँ पे वो लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं इंडिया के अंदर, ये डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सर्विसेज। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर होगा, ये सारी सर्विसेज आती हैं, हेल्थ सर्विसेज आती हैं। सो इन चीज़ों का एक्सचेंज होना, डिफरेंट जो एक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, चाहे वो लोग होंगे या वहाँ पे कंपनीज होंगी या दूसरी कोई एंटिटीज़ होंगी, तो उनमें जो इसे बोलते हैं ट्रेड। दैट मीन ट्रेड इज सिंपली उर्दू मीनिंग तिजारत एक दूसरे से, ठीक है ना। सो एक टर्म आती है यहाँ पे, मार्केट पता होना चाहिए क्या होता है। देखो, ट्रेड जो होती है वो एक जगह पे की जाती है, उस जगह को मार्केट बोलते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, इट्स सिस्टम ऑफ नेटवर्क दैट अलाउज ट्रेड। एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ट्रेड की जाती है, उस सिस्टम को हम मार्केट बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म आएगी बार्टर सिस्टम। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है बार्टर सिस्टम पे, ये टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बार्टर सिस्टम में, और पहले भी इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में। देखो, बार्टर क्या होता है। सिंपल, जब ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास तब कैश नहीं था, पैसा नहीं था, उस वक्त क्या होता था, एक दूसरे से चीज़ें एक्सचेंज की जाती थी। सपोज़ एक बंदा जो होता था उसके पास बहुत ज़्यादा राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, वो उस दूसरे बंदे को राइस देता था, और दूसरे बंदे के पास में भी वो कोई फ्रूट में डील करता था, तो वो उससे फ्रूट ले लेता था। मतलब चीज़ों का ही एक्सचेंज होता था, तो कोई मनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। थिंग्स को ही ट्रेड किया जाता था अर्ली फॉर्म में, विदाउट यूज़ ऑफ मनी। पैसे नहीं होते थे। एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा चावल मतलब वो कल्टीवेशन करता था, तो वो उसको चावल दे देता था, और दूसरे को, उस बंदे के पास चावल नहीं होते थे, वो उससे फ्रूट ले लेता था। इस तरह से ये चीज़ें एक्सचेंज होती थी, जस्ट गुड्स का एक्सचेंज होता था जो अर्ली फॉर्म में। तो दैट वाज विदाउट यूज़ ऑफ मनी, वहाँ पे पैसे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। दैट वाज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम। याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टर्म आएगी यहाँ पे, इंटरनल ट्रेड क्या होता है। देखो,
ये कुछ टर्म्स आपको पढ़नी है, उसके बाद सारे हम इस पे जाएंगे। देखो, इंटरनल ट्रेड का मतलब है अगर ये इंडिया कंट्री है, इसकी बाउंड्री के अंदर ही एक डिफरेंट स्टेट्स में जो ट्रेड हो रही है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर यूटी से दूसरी किसी स्टेट के बीच में जो ट्रेड हो रही है, जैसे यहाँ से एप्पल जाता है बाहर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में, वहाँ से जैसे राइस आता है यहाँ पे, तो दिस ट्रेड इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इसे हम जस्ट बोलते हैं विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, इसको हम इंटरनल ट्रेड बोलते हैं, सिंपल। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है? देखो, एक्सटर्नल ट्रेड का एक दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड, इट्स कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंडिया है, यहाँ पे आपके पास चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे बांग्लादेश है। इंडिया यहाँ से चाइना को बेचता है, चाइना से कुछ चीज़ें लाता है। इंडिया यहाँ से बांग्लादेश को बेचता है, बांग्लादेश से कुछ चीज़ें लाता है। जैसे इंडिया से यहाँ का अमेरिकन सेब जो होता है वो बांग्लादेश में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे। तो इस तरह से एक कंट्री की जब डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग होगी, दैट्स कॉल्ड एज एक्सटर्नल ट्रेड, और फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड उसे बोलते हैं। बस इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आएगी हमारे पास यहाँ पे, दैट इज़ एक्सपोर्ट। देखो, एक्सपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्सपोर्ट का मतलब होता है, मान के चलते हैं ये कंट्री इंडिया है, ठीक है ना, ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें, गुड्स भी और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी, यहाँ से गुड्स और सर्विसेज जो कि डोमेस्टिक कंट्री इंडिया के अंदर प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है ना, उसे एक्सपोर्ट किया जाता है, उसे बेचा जाता है, उसे सोल्ड किया जाता है टू फॉरेन कंट्रीज, मतलब चाइना में बेचेंगे, पाकिस्तान के बेचेंगे, दैट्स कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। ठीक है ना, ये टर्म याद रखना। जो चीज़ें विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री जो होगा, डोमेस्टिक कंट्री लाइक दैट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, जो चीज़ें यहाँ प्रोड्यूस होती हैं उन चीज़ों को हम दूसरे कंट्रीज में भेजेंगे यहाँ से, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। आगे ये काम आएगा एक्सपोर्ट, याद रखना ये टर्म। एक टर्म आएगी नेक्स्ट उसके बाद, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट। मान के चलते हैं ये इंडिया है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ पे चाइना है, ये है बांग्लादेश, ठीक है ना। अब चाइना में कोई चीज़, यहाँ पे इंडिया में कोई चीज़ नहीं प्रोड्यूस होती, वो कहाँ से हम मंगवाएंगे? वो चाइना से मंगवाएंगे। अब कोई चीज़ बांग्लादेश में प्रोड्यूस होती है, वो इंडिया में नहीं होती है, तो बांग्लादेश से इंडिया में मंगाएंगे। इसी तरह पाकिस्तान से कोई चीज़ें इंडिया में आएंगी, दैट मीन्स हम बाहर से चीज़ें डोमेस्टिक कंट्री के अंदर ला रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड इम्पोर्ट। सिंपल सी बात याद रखना, यानी हमारे कंट्री के अंदर उन चीज़ों की इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही है कि हमारे कंट्री के जो लोग से उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके, सो फिर हम बाहर की डिफरेंट कंट्रीज से वो चीज़ें मंगवाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्पोर्ट। ठीक है ना, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब लाना, एक्सपोर्ट का मतलब बेचना। अब यहाँ पे एक टर्म आएगी बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट्स इंपॉर्टेंट टर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है रिकॉर्ड ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये है इंडिया, इंडिया का पाकिस्तान के साथ, इंडिया का बांग्लादेश के साथ, इंडिया का चाइना के साथ कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुई, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री के साथ इंडिया की कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मान के चलते हैं, एक साल के अंदर कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई। अब ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ, यहाँ से कितनी चीज़ें वहाँ गई, वहाँ से कितनी चीज़ें यहाँ आई। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे का लेन देन कितना हुआ, पेमेंट्स कितनी ट्रांसफ़र हुई, किसी कंट्री ने किसी एक कंट्री को फॉरेन ट्रेड एड प्रोवाइड की, मतलब किसी जगह पे कोई क्लैमिटी होगी, अर्थक्विक हो गया, एक कंट्री दूसरे की हेल्प करता है तो उसे फॉरेन एड्स देता है, तो वो कितनी आई। इस टर्म में कितनी ट्रांजेक्शन एक कंट्री की दूसरे कंट्रीज के साथ हुई, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। हमें ज़्यादा डीलिंग करनी है करंट अकाउंट के साथ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही जो है वो है इंडियन फॉरेन ट्रेड, मतलब हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, ये चीज़ें देखनी है, इनकम, रिसेप्ट्स, पेमेंट्स, इन चीज़ों के साथ डील करना है। कैपिटल अकाउंट का इतना ज़्यादा यहाँ पे हमारा रोल नहीं रहेगा, क्योंकि इंडियन फॉरेन ट्रेड जो है वो हमें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखना है। अब दो कंपोनेंट्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, एक होता है जिसे करंट अकाउंट बोलते हैं, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। देखो, करंट अकाउंट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जितना भी यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, जितना भी इम्पोर्ट हुआ, कितना बाहर भेजा, कितना वहाँ से लाया गुड्स, एक ये चीज़ आ जाती है करंट अकाउंट में।
कितनी सर्विसेज बाहर से यहाँ लाई, यहाँ से बाहर भेजी, यहाँ की कंपनीज बाहर काम करती हैं, बाहर की यहाँ काम करती हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इनकम रिसेप्ट्स, कितनी इनकम वहाँ से आई, कितनी पेमेंट्स यहाँ से गई, ये सारा करंट अकाउंट के अंदर आ जाता है, जो है हमारे पास एक कंपोनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इतना ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा वहाँ पे, बस इतनी चीज़ें याद रख लेना। कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हमने कोई उधार लिया, किसी कंट्री से कर्ज लिया, वो चीज़ें आ जाती हैं कैपिटल अकाउंट में। हमने किसी दूसरे कंट्री को यहाँ से पैसा दिया, लेंडिंग की, दैट इज़ कॉल्ड एज, वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। इन्वेस्टमेंट, बाहर की कोई कंपनी आई, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, यहाँ पे कोई फैक्ट्रीज़ वगैरह बनाई, वो इन्वेस्टमेंट जो चीज़ें आती हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आती हैं। इसमें दो अकाउंट से आता ना, करंट और कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड भी एक इम्पॉर्टेंट ये है हमारे पास। बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछा जाता है वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट्स अ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज टोटल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब एक साल के अंदर इंडिया में एक्सपोर्ट कितना हुआ और इंपोर्ट कितना हुआ, उनमें डिफरेंस जो आएगी वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होगी। मान के चलते फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ, ठीक है ना, बाहर गया, और इंपोर्ट कितना हुआ 90 रुपीज़ का हुआ, जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड है। दैट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज का जो हुआ एक स्पेसिफिक एक साल के अंदर जो हुआ, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड दो तरह का होता है, एक प्लस में जाएगा, एक माइनस में जाएगा। क्या आप सरप्लस में जा रहे हो या डिफिसिट में जा रहे हो, अब समझना यहाँ पे चीज़ है। सरप्लस क्या होता है, ट्रेड सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड में आता है, ट्रेड सरप्लस ये पॉजिटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड माना जाता है। मतलब आप पॉजिटिव में एक कंट्री को बोलेंगे तब वो ट्रेड सरप्लस में है जब उसका कंट्री का इंपोर्ट का मतलब हो गया जब उसका इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, मतलब तब हम बोलेंगे एक कंट्री ट्रेड सरप्लस में है। मतलब इंडिया को हम ट्रेड सरप्लस तब बोलेंगे कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है इंडिया कि उसके पास बच जाता है, वो बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ में बेचता है। मतलब वो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है और इम्पोर्ट बहुत कम करता है, तो उस वक्त इंडिया एक ट्रेड सरप्लस कंट्री माना जाएगा, एक पॉजिटिव बैलेंस ट्रेड देगा। मतलब एक्सपोर्ट वो 100 कर रहा है, ठीक है ना, और इम्पोर्ट वो 80 ही कर रहा है वहाँ से, तो ठीक है ना। तो हमारे पास इंपोर्ट बहुत कम है और एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, इंपोर्ट कम है, तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। याद रखना कि जब वो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें बाहर भेजेगा, उसके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है और वहाँ से वो कम लाएगा, तो मतलब इंडिया इतना कंट्री है कि इतना प्रोड्यूस कर रहा है कि वह डिफरेंट कंट्रीज को सरप्लस दे रहा है, दैट इज ट्रेड सरप्लस है। अब समझना यहाँ पे डिफिसिट क्या होता है। अरे डिफिसिट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड। मतलब मान के चलते इंडिया में इतनी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है शुगर की कि वो अपने लोगों को वहाँ पे दे सके, तो वो वहाँ पे क्या इंपोर्ट करेगा बाहर, क्या मतलब सॉरी एक्सपोर्ट क्या करेगा। जब खुद के लोग यहाँ पे उनको नहीं पूरा हो रहा है तो वो एक्सपोर्ट क्या करेगा, मतलब उसे फिर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट से तो हम बोलेंगे ये ट्रेड डिफिसिट है। वो क्या होता है, ट्रेड डिफिसिट। ये चीज़ें पूछी जाएंगी कि ट्रेड डिफिसिट कब होता है, ट्रेड सरप्लस कब होता है, इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। अब समझ आ गई आपको, दैट इज़ जब इंपोर्ट ज़्यादा होगा, यानी आप बाहर से ही ज़्यादा चीज़ें मंगवाओगे, यहाँ तो प्रोड्यूस ही कुछ नहीं होगा, तो आपकी ट्रेड किस में जा रही है, आपकी ट्रेड डिफिसिट में जा रही है, यानी आप सारी चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हो, यहाँ से कुछ जा ही नहीं रहा है, तो उससे क्या होगा, ट्रेड डिफिसिट। अब बोलते हैं बैलेंस ट्रेड क्या होती है, जब कंट्री का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होगा, इंपोर्ट भी 100 है, एक्सपोर्ट भी 100 है, तो हम कहेंगे कि ट्रेड बैलेंस में है। विजिबल ट्रेड क्या होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी। विजिबल का मतलब है जब भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स में होगा, गुड्स में मतलब यहाँ से शुगर जाती है, यहाँ से एप्पल जाता है, वहाँ से एप्पल आता है, यहाँ से स्पाइसेस जाती हैं, वहाँ से बाकी जो स्टील आता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, दैट इज़ विजिबल ट्रेड। इनविजिबल, अगर सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो इनविजिबल ट्रेड होती है। मतलब सर्विसेज होती हैं, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं डिफरेंट, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दैट्स इनविजिबल ट्रेड।
उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। देखो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है उसे एक नाम से जाना जाता है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। पहले तभी मैंने आपको टर्म बोली एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यहाँ से भेजना वहाँ से लाना, उस पॉलिसी को ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बोलते हैं। तो यही इंडिया का क्या है, इंडिया का एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इम्पोर्ट क्या क्या हो रहा है, यही टॉपिक आपका मेंशन था वहाँ पे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे डीलिंग होती है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ से गुड्स कितने जाएंगे, सर्विसेज कितनी होंगी, वहाँ से कितने गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इस पॉलिसी जो थी इसको डिज़ाइन किया गया था इस मतलब इस एम से कि हम सपोर्ट कर पाएँ इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को, ताकि बेटरमेंट लाई जाए। तो इन चीज़ों को अपलिफ्ट करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया। और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, याद रखना इंपॉर्टेंट है ये जो मिनिस्ट्री है ये क्या काम करती है, इस मिनिस्ट्री का काम ये होता है, ये दो चीज़ें करती है। एक तो ये अनाउंस करती है जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, हर 5 साल के बाद ये अनाउंस की जाती है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और इसे कौन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री करती है, ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो होती है ये हर मतलब हर 31 मार्च को हर साल, जैसे 2026 आया तो उसके 31 मार्च को ये अपडेट हो जाती है। फिर नेक्स्ट 25 का 31 मार्च आएगी तब फिर से अपडेट हो जाएगी। तो एनुअली ये 31 मार्च को अपडेट होती है और हर 5 साल के बाद ये अनाउंस की जाती है। उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो थी इसे स्टार्ट किया गया 1992-1997 में। देन उसके बाद 1997 से 2002 में। तो उसके बाद ये थोड़ी सी याद रखना बैकग्राउंड के कहाँ से शुरू हुई। अब जो 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई तो ये पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 को इंट्रोड्यूस की गई। इस पॉलिसी का ये इसमें एक चीज़ बोली गई बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका, कि इस पॉलिसी में बोला गया कि इंडिया जो होगा, इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा, जो यहाँ से चीज़ें भेजी जाएंगी बाहर, एक्सपोर्ट जो होगा वो $2 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगा बाय 2030। ये डेडलाइन दी उन्होंने कि 2030 तक वो दो ट्रिलियन को क्रॉस कर जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने ट्रिलियन तक बढ़ेगा और किस डेट तक बोला गया है। तो ये चीज़ याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट ये बेसिक टर्म्स है। देखो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी का मतलब है, ये मान के चलते हैं इंडिया कंट्री हमारे पास, मैप को समझ लेना, ये मान के चलते हैं इंडिया की ये बाउंड्री है। इसमें क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितनी भी गुड्स और जितनी भी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होगी, जो भी एक बाउंड्री ऑफ द कंट्री के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मान के चलते एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू है जो प्रोड्यूस्ड हुए विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, उनकी जो हमारे पास मार्केट वैल्यू होगी वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना, इसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। उसके बाद एक टर्म आती है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो मैंने आपको बोला जीडीपी हो गया विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, कितना फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। डेप्रिसिएशन मतलब हो गया जो वेयर एंड टेयर में जो लॉस होता है उसको माइनस कर दो, बाकी जो बचता है वो आपका नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। बस इतना याद रखना, जो पहला हमने पढ़ा जीडीपी, उसमें से जो लॉस हो गया, जो वेयर एंड टेयर हो गया, खराब हो गया, वो माइनस कर दो, दैट इज कॉल्ड जीडीपी, दैट इज कॉल्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बस इतना याद रखना, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत आपको नहीं है। उसके बाद एक टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं है, जो आपने पहला पढ़ा ना जीडीपी, कि विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होगी उसमें आप ऐड कर दो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान के चलते हैं कुछ लोग इंडिया के हैं वो बाहर डिफरेंट कंट्रीज में काम करते हैं, उनकी इनकम हमने मत इंक्लूड की थी जीडीपी में। अब क्या करो, जीडीपी के अंदर उनकी इनकम भी इंक्लूड कर दो जो बाहर कंट्रीज में काम करते हैं। कोई अमेरिका में काम करता है, कोई यूएसए में करता है, कोई यूएई में करता है, तो उनका पैसा जो होगा वो भी इंक्लूड कर दो जीडीपी में, तो बन गया वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बस इतना याद रखना। उसके बाद एक टर्म आएगी, उसके बाद एक टर्म आती है, अब जो जीएनपी ऊपर हमने पढ़ा ना कि जीडीपी के अंदर उनका पैसा भी ऐड कर दो जो बाहर काम करते हैं, अब उसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से भी कुछ वेयर एंड टेयर होगा, उस डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो जो वेयर एंड टेयर, दैट इज कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट, तब उसे हम एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। बस ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें समझ लो।
उसके बाद आती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? इट्स अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री इन ए गिवन फाइनेंशियल, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो 31 मार्च से 1 अप्रैल तक होता है, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर मान के चलते इंडिया में एक मॉनेटरी वैल्यू कितनी है जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, वो नेशनल इनकम होती है। बस इतना याद रख लेना। कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होती, जो आपने ऊपर पढ़ा नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, जिसको मैंने बोला कि जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, वही नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। वो डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कंट्री की कितनी है, आपको पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी कि एक बंदे की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी होती है, वो एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये फार्मूला होता है, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे भी गए हैं और ये फैक्ट्स याद भी रखने हैं आपको। देखो, इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इंडिया का सबसे जो 2026 में सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो चाइना है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर पे यूएसए आता है एंड थर्ड पे यूएई आता है, ये चीज़ याद रखना। पहला सबसे बड़ा पार्टनर जो है जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड की 2026 में, चाइना, सेकंड वन इज़ यूएसए एंड थर्ड वन इज़ यूएई। और उसके बाद बात करते हैं इंडिया की जो इकॉनमी है, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी आती है इन टर्म्स ऑफ पावर परचेजिंग पैरिटी। पी का फुल फॉर्म याद रखना, पावर परचेजिंग पैरिटी। मतलब क्या होता है, मान के चलते हैं एक बास्केट ऑफ गुड्स है आपके पास, इंडिया के अंदर उसकी कीमत कितनी है, 100 रुपीज़। यही कंपेयर करोगे पाकिस्तान के अंदर कितनी है, यूएसए के अंदर कितनी है, क्योंकि करेंसी यूएसए के अंदर डॉलर है, इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर रुपीज़ है, इंडिया के अंदर रुपीज़ है, इसी तरह से रशिया के अंदर, इसी तरह से मलेशिया के अंदर रिंगिट है। तो इस तरह से हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी होती है, लेकिन आपको उनकी उस बास्केट ऑफ गुड्स की वैल्यू देखनी है कि वहाँ वो कितने रुपीज़ में है, यहाँ पे कितने में है, या यूएसए में उसी जैसे यहाँ वो 5 रुपये में है तो यूएसए में उस डॉलर में वो कितने रुपीज़ में है। दैट्स कॉल्ड पावर परचेजिंग पैरिटी बोलते हैं, कंपेयर किया जाता है इसमें। तो ये इस टर्म में, इस इकॉनमी की टर्म में इंडिया तीसरा लार्जेस्ट बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ इकॉनमी, इन टर्म्स ऑफ पी डायरेक्ट पूछा जाएगा क्वेश्चन, पावर परचेजिंग पैरिटी। और उसके बाद इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी ऑफ वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हो गया एट्स मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू पे जो देखा जाता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी, आपका देखा जाता है करंट पे, तो रियल जीडीपी नहीं, नॉमिनल याद रखना। तो उस पे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया की जो 2026 में नॉमिनल जीडीपी ऑफ इंडिया वो कितना है वो याद रखना, $3.94 ट्रिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट के फैक्ट पूछे जाते हैं। और टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे इंडिया ने सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, यानी यहाँ से गुड्स भेजे सबसे ज़्यादा 2023-26 में सबसे ज़्यादा यूएसए में भेजे, सेकंड नंबर पे आता है यूएई एंड थर्ड पे नीदरलैंड आता है। सो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है यहाँ से कि टॉप इंपोर्ट डेस्टिनेशन, यानी यहाँ से इंडिया ने बाहर से सबसे ज़्यादा किसके साथ इंपोर्ट किया, वहाँ से चीज़ें मंगवाई 2023-26 में, वो चाइना से सबसे ज़्यादा, देन रशिया थर्ड, वन नंबर पे यूएई। और टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ ऑफ इंडिया, यानी जो सबसे ज़्यादा इंडिया ने बाहर भेजा वो कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ से बाहर की तरफ गए, एक्सपोर्ट किया इंडिया ने, तो वो सबसे ज़्यादा इंडिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए फर्स्ट, फिर फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे लेदर। इंडिया का टॉप फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2026 में इंडिया में की, वो मॉरिशस कंट्री, सेकंड है सिंगापुर, थर्ड है यूएसए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स याद रखना, ये फैक्ट्स पूछे जाएंगे आपसे इसमें। सो हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, इंडियन फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कवर करेंगे। सो मिलते हैं कल, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।